चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। देखिए मौर्य वंश का जो पूरा आपको साम्राज्य का वीडियोस आएगा ये 2-3 पार्ट में आएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। सबसे पहले देखिए मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ कैसे। आपको पहले के वीडियो में बताया गया था कि मौर्य साम्राज्य किस तरह से अपने प्रकाष्ठ में आया था, एक रूप में आया था चाणक्य के द्वारा। जब चाणक्य की बेइज्जती करवाई गई थी और चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि वो पूरे साम्राज्य को अपने अधीन करेगा, कब? जब वो अपने शत्रु को हराएगा, और उसने हराया भी। और हराने का पूरा श्रेय जाता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए ये पूरा काल जो था मौर्य वंश का, ये 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक था। और कई ऐसे इतिहासकार स्रोत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य था। इसके स्रोत खास करके चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। विशाख दत्त के बने मुद्राक्षस के नाटक में भी बहुत ज़्यादा इसका साक्ष्य मिलता है। विष्णु पुराण में मिलता है, अशोक के अभिलेख में मिलता है, तमिल साहित्य, साथ ही साथ मेगास्थनीज के इंडिका किताब में भी इसका उल्लेख मिला है। बौद्ध तथा जैन धर्म के साहित्यों में भी इसका बहुत उल्लेख मिला है। मौर्य साम्राज्य का जो अधिकतर क्षेत्र है ये भारत के ऐसे क्षेत्रों में आता है जो पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में खास करके ये आता है, लेकिन उड़ीसा का जो क्षेत्र था ये इनके अधीन नहीं था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक अपने शासन प्रणाली में रहते हैं, और इन्होंने अपनी पूरी गतिविधियां अपने जनता पर छोड़ दी थी। मतलब ये कि इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को तो बहुत आगे बढ़ाया था, साथ ही साथ लोगों पर यह दबाव डाला था कि वो ऐसे काम करें जिससे जात पात छुआछूत की भावना दूर रहे इस राज्य से, और हुआ भी ऐसा ही। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के समय में ब्राह्मणवादी नीतियां उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी मगध साम्राज्य, या बोल सकते हैं आप मौर्य शासन काल के पूरे खेमे में। ये पूरा जो घटना है इसे हम पिपली वन के समक्ष मानते हैं, क्योंकि पिपली वन का जो क्षेत्र था वो मौर्य साम्राज्य से काफ़ी लगाव रखता है। इसी पिपली वन के क्षेत्र से ही मौर्य साम्राज्य का पूरा उदय हुआ था। देखिए बहुत स्रोतों में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो एक शूद्र जाति के थे। उदाहरण के लिए ब्राह्मण साहित्यों में ये कहा गया है कि एक शूद्र जाति के थे, जबकि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में इन्हें एक बोल सकते हैं कि क्षत्रिय माना गया है। इसी के साथ साथ मेगास्थनीज की किताब में से वृषल कहा गया है। इस तरह से इनकी जाति को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग माना गया है, लेकिन ये एक्चुअली में एक भील पुत्र थे, या बोल सकते हैं कि एक जनजातीय संगठन के राजा का पुत्र था जिसे चाणक्य ने तैयार किया था युद्ध करवाने के लिए। देखिए ये पूरा जो इनका शासन तंत्र था ये काफ़ी मजबूत था। इन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार किया था पूरे भारत में, जो काफ़ी विशाल था। ये पहले राजकुमार थे जिन्होंने अपने बल और अपने गुरु की नीति के द्वारा शासन अधिपत्य जमाया था पूरे भारत राष्ट्र पे। इसमें कलिंग को इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उस समय वो कलिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। देखिए कई बार उसमें वहाँ युद्ध भी किए उन्होंने, लेकिन उनको जब इसमें चेष्टा ही नहीं था तो उसमें वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे थे। हाँ ये भी मानना होगा कि कलिंग उस समय बहुत ताकतवर था। कलिंग किसी भी बाहर राज्य को अपने अंतर्गत नहीं आने देता था, इतना ज़्यादा घातक था कलिंग। किंतु अशोक के द्वारा बाद में उसे जीत लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इनको क्लियर करते हैं। देखिए इनका जो खास करके बहुत अभिलेखों में इनका उपनाम जो है एंड्रोडोटस कहा गया। इन्हें बहुत उपनामों में इन्हें एंड्रोडोटस और सेंड्रोडोटस कहा गया है। विलियम जोन्स के द्वारा ये नाम रखे गए हैं, और इनके नामों के द्वारा इन्हें बहुत साहित्यों में इनका उल्लेख मिलता है। जैसे बौद्ध के साहित्य में, जैन के साहित्य में इन्हें एक शक्तिशाली राजा माना गया है, या बोल सकते हैं एक तरह से इन्हें पृथ्वी पुत्र भी कहा गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक छोटी जाति से उठ करके इन्होंने राज सिंहासन की पूरी दूरी को तय किया था। देखिए इनका पहला जो अभिलेख था वो जूनागढ़ किला में मिला था, और यह अभिलेख जो था ये अशोक के संबंध में रचा गया था। देखिए इनकी अब कुछ मुख्य घटनाएं हम लोग जानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ मुख्य घटनाओं में सबसे बड़ा घटना है सेल्यूकस निकेटर का युद्ध। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है पूरे इतिहासकारों को, क्योंकि यह युद्ध हुआ था हिंदुकुश पर्वत पर, जहां पर सेल्यूकस निकेटर ने
सीधा ललकारा था चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी ललकार को एक्सेप्ट किया था, उनके साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में उन्होंने ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से भी विवाह किया। यह पहला राजकुमार ऐसा था, मगध का पहला साम्राज्य राजा ऐसा था जिसने किसी विदेशी को हरा करके, किसी दूसरे देश के व्यक्ति को हरा करके, दूसरे देश के सेनापति को हरा करके उसके पुत्री के साथ विवाह किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 2 देश उपहार स्वरूप दिए थे। इन दोनों देशों का नाम आर्थोसिया और एंड्रोकोसिया था, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन आ चुके थे। और इसी के साथ हेलेना के साथ जब इनका विवाह होता है तो पूरे भारत और पूरे विश्व में चंद्रगुप्त मौर्य का डंका बजता है, उनके नाम के गुणगान होते हैं। कई राजा इनके नाम को सुनते ही वो अब अपने जितने शासन प्रणाली था वो मगध साम्राज्य के अधीन कर रहे थे, जिससे मगध साम्राज्य को हर तरह से ताकत मिल रहा था। लेकिन ये जिस तरह से फैल रहे थे उसी तरह से इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण कार्य भी हो रहा था। उदाहरण के लिए गुजरात के क्षेत्रों में इन्होंने पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और सुदर्शन झील के निर्माण के साथ साथ इन्होंने कई सड़कें बनवाई, कई नगरों को बसाया और कई गरीब किसानों को कर मुक्त किया था। इनके द्वारा स्वर्ण बेल जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, यहाँ पर इन्होंने अपने अंतिम समय में अपना सन्यासी रूप धारण किया था। तो सन्यासी रूप धारण करने का कारण क्या था? देखिए, कारण ये था कि 12 वर्षों से पूरा साम्राज्य इनका जो था वो अकाल पे जी रहा था, कहीं खेती उती नहीं हो रहा था, सब तरफ भुखमरी था, और इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। और इसीलिए इन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपना पूरा धर्म बदला और जैन धर्म को ग्रहण करके इन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पे अपने आप को सन्यासी घोषित कर दिया। और एक तरह से सन्यासी बनने के बाद इन्होंने देह त्याग भी किया। इस देह त्याग को बहुत जगह शिलालेखा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपना राजधर्म छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन जिया और अपना पूरा शासन तंत्र अपने पुत्र को दे दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह अपना पूरा जीवन जिया था। देखिए, आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के और राजाओं के बारे में। तो आशा करते हैं कि चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य का ये पहला जो चैप्टर होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।